चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं होगा या कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आगे की तरफ हम लेके चलते हैं क्लास को। तो नेक्स्ट आ जाता है फेवरेबल कंडीशंस के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला आ जाता है लेटराइजेशन। क्या आ जाता है? लेटराइजेशन। लेटराइजेशन के लिए मैंने क्लियर कर दिया, रेड कलर हमें देना है। रेड कलर के लिए एल्यूमिनियम एंड आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका हमें एक्युमुलेशन करवाना है। और लीचिंग किसकी करवानी है? लीचिंग हमें सिलिका की करवानी है। और इसके लिए जो क्लाइमेट होता है, ध्यान रखना वहाँ तक कोल्ड एंड, याद रखना वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था। लेकिन अगर लेटराइजेशन हमें कराना है तो इसके लिए क्लाइमेट हमको चाहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कैसा चाहिए? या इसको बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हमको चाहिए। अगर ऐसा क्लाइमेट है तो सिलिका की लीचिंग हो जाती है, बहुत आम बात सी है। लेटराइजेशन याद रखना, लेटराइजेशन एक वर्ड बनता है लेटराइट, उससे बना है। और लेटराइट की बात करते हैं तो ये कौन सी भाषा से? जनरली ये लेटिन भाषा। देखो लेटराइट लेटिन भाषा दोनों सेम से हैं, वो रशियन लैंग्वेज से था। लेटर का मतलब होता है ब्रिक और टाइल। जैसे आप लोगों ने ईंट देखी होगी, ईंट के जैसी हार्ड और जनरली रेड कलर की सॉइल बनती है लेटराइजेशन से। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जस्ट उसका रिवर्स है। वेजिटेशन ब्रॉड लीफ वेजिटेशन जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है उसकी बात कर रहे हैं। और इसका नेचर होता है बेसिक नेचर, जैसे अपने यहाँ के क्लाइमेट में जो वेजिटेशन होती है ना उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पेरेंट मटेरियल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी वहाँ पर जो पेरेंट मटेरियल था वो सेलिसियस टाइप का था, या जो पेरेंट मटेरियल था इसका नेचर जो था वो एसिडिक नेचर का था। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट मैटर होता है किसके लिए? लेटराइजेशन के लिए, उसका नेचर होता है बेसिक। और डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। ये सवाल आया हुआ है कि जनरली लेटराइजेशन या लेटराइट सॉइल्स के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट होता है? दैट इज बैक्टीरिया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हाई रेनफॉल फेवर द इंटेंस लीचिंग ऑफ बेसिक कैटाइंस लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। ये बात पढ़ चुके हैं कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर लीचिंग ज़्यादा होगी। लीचिंग किसकी होगी? बेसिक कैटाइंस की होगी। बट ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल एंड वेजिटेशन सॉइल पीएच रिमेन द एल्केलाइन। हम फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वैसे तो क्लाइमेट ह्यूमिड है तो जो बेसिक कैटाइंस है उनकी लीचिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पेरेंट मैटर है हमारा वो बेसिक नेचर का है, और फिर जो वेजिटेशन है वो भी कैसी नेचर की है? बेसिक नेचर की है। तो उससे क्या होगा? उसकी वजह से सॉइल बनी रहती है एल्केलाइन, और एल्केलाइन कंडीशंस पे पीएच हाई रहता है, और हाई पीएच की वजह से सिलिका सॉल्युबल होकर लीचिंग सिलिका की हो जाती है, इसकी नहीं होती है। तो सिलिका बीइंग सॉल्युबल इन एल्केलाइन कंडीशन, की सिलिका जो होती है वो एल्केलाइन कंडीशंस के अंदर सॉल्युबल हो जाती है, और उसकी वजह से इसकी लीचिंग होती है। ये कारण बताया जा रहा है कि लेटराइजेशन होता क्यों है। लीच आउट द प्रोफाइल वेयर आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिलीज ड्यूरिंग द वेदरिंग। और याद रखना जहां बेसिक नेचर होता है वहां आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं जो वेदरिंग के बाद रिलीज हो जाते हैं सॉइल के अंदर। remain insoluble and coat the soil matrix and impart a characteristic red color। और इसकी वजह से एक लाल कलर आ जाता है सॉइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि आयरन का ऑक्साइड हेमेटाइट रेड कलर प्रोड्यूस करता है, और इससे BS, याद रखना कौन सा? BS हॉराइजन का फॉर्मेशन होता है। जैसे K का मतलब कैल्सिक था, वैसे ही यहाँ पर जो हॉराइजन बनता है दैट इज BS, कैपिटल B एंड स्मॉल s। In this process, most of the silica leach out of the soil where the relatively proportion of iron and aluminum oxides are high in the soilum। यानी सॉइल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड Fe के ऑक्साइड्स रहते हैं और सिलिका की लीचिंग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड लेटराइजेशन। थर्ड प्रोसेस, या यूं कहें उसमें दो भाग हमने किए थे, जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, नेक्स्ट था इंटरजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इंटरजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है इसके अंदर मैं पहले क्लियर कर देता हूं। वहां मैंने कहा था क्लाइमेट और जो वेजिटेशन होती है इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, और कुछ पार्ट हम कह सकते हैं पेरेंट मैटर का। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स थे 5। कितने थे? 5। इनमें बच गया, एक तो बच जाता है रिलीफ। क्या बच जाता है? एक तो बच जाता है रिलीफ आपका। तो रिलीफ का या वहां का जो पेरेंट मैटर होता है उसका थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। कहाँ रहता है? रिलीफ एंड पेरेंट मैटर का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है आपके इंट्राजोनल सॉइल्स के अंदर। यानी आपका जो R होता है और P होता है इनका इन्फ्लुएंस यहाँ ज्यादा होता है, जबकि आपकी जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर क्लाइमेट और वेजिटेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है।
तो दीज पेडोजेनिक प्रोसेस आर मोर कॉमनली इन्फ्लुएंस बाय द सर्टेन लोकल कंडीशंस, की वहाँ की जो लोकल कंडीशन है उसकी वजह से इन पर इन्फ्लुएंस आएगा। और लोकल कंडीशन का मतलब रिलीफ, जैसे राजस्थान के अंदर हम बात करें तो कहीं माउंटेन एरिया है तो वहाँ ढलान ज़्यादा है, ढलान इसका मतलब टोपोग्राफी, स्थलाकृति का मतलब होता है, रिलीफ का मतलब होता है टोपोग्राफिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड रीजन। जबकि पेरेंट मैटर का मतलब बात करते हैं तो वहाँ का पेरेंट मैटर के अंदर सॉल्ट कंटेंट हाई है, लो है, एल्केलाइन है, सैलाइन है, जो भी है वॉटेवर, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी इंट्राजोनल सॉइल्स। ये एकदम साफ साफ लिखा हुआ है एज कंपेयर टू क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, कि क्लाइमेट और वेजिटेशन के ऊपर इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ज़्यादा निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर किस पे करती है? रिलीफ और पेरेंट मैटर के ऊपर। अगर इंट्राजोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के एग्जांपल की बात करें तो 3 टाइप्स की सॉइल्स की हम बात करते हैं, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स, होलोमॉर्फिक और कैल्सीमॉर्फिक। हाइड्रोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसी सॉइल्स जहां पर पानी भरा हुआ रहे, जैसे हम जनरली बात करें तो स्वैम्पी सॉइल, जहां दलदली मिट्टियों की बात कर सकते हैं। होलोमॉर्फिक का मतलब ऐसी सॉइल जिनके अंदर साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो सैलाइन सॉइल, एल्केलाइन की बात करते हैं। और कैल्सीमॉर्फिक का मतलब हम कैलकेरियस जो सॉइल्स होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिच सॉइल्स होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पूछा हुआ भी है, ध्यान रखना। हाइड्रोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक और कैल्सीमॉर्फिक ये सारी की सारी आती है इंट्राजोनल सॉइल्स के अंदर आती है। ये आपके एग्जाम के अंदर जो ICR नेट का एग्जाम होता है वहां पर सवाल ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंट्राजोनल सॉइल्स। अब जरूरी नहीं आपको हाइड्रोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक और कैल्सीमॉर्फिक, इसका मतलब मैंने समझा दिया, पर इसी तरह के सवाल आए। हो सकता है हाइड्रोमॉर्फिक में कह दे स्वैम्पी एंड जो सॉइल्स होती है वो किसके अंदर आती है? इंट्राजोनल के अंदर। होलोमॉर्फिक का मतलब सैलाइन, एल्केलाइन किस में आती है? इंट्राजोनल में। कैल्सीमॉर्फिक का मतलब कैलकेरियस सॉइल्स किस में आती है? वो भी इसके अंदर आती है। तो जनरली अगर हम बात करें तो अब वापस से पीछे की तरफ चलते हैं और इंट्राजोनल सॉइल्स यानी जो 3 फैक्टर वाटर, सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट बताया है, इनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है उनको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले नंबर पे जो प्रोसेस आती है इंट्राजोनल में, दैट इज ग्लेइजेशन। ग्लेई एक रशियन टर्म है, रेफर्स टू ग्ले एंड ग्रीन क्ले, यानी ऐसी क्ले जिसका कलर ब्लू या ग्रीन होता है, ये होता है ग्लेई। याद रखना, ग्लेई एक रशियन टर्म है जिसका मतलब अगर हमारी भाषा में बात करें तो ऐसी क्ले जिसका कलर ब्लू है या ग्रे है, अगर ऐसी सॉइल क्ले है तो उसको बोलते हैं ग्ले। दिस प्रोसेस मैं पहले ही लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि ये सारा खेला जो होता है ये होता है एनएरोबिक कंडीशन की वजह से, यानी कि जब वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है या फिर हाइड्रोमॉर्फिक कंडीशन होती है, ऐसी सॉइल जहां पानी भरा होता है, तो वहां पर Fe जो होता है इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं पाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। और इसका आयरन के रिडक्शन की वजह से उस होराइजन में एक ब्लू कलर का होराइजन डेवलप हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लेइजेशन। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्ले होराइजन। याद रखना, ये जी से बना देना, ग्ले होराइजन जो होता है वो ग्लाइजेशन से बनता है, ग्लाइजेशन से ग्ले होराइजन बनता है, जिसको जी से इंडिकेट करते हैं। कैल्सी को के से किया था, इसको जी से कर रहे हैं। इन सम पार्ट ऑफ प्रोफाइल ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज कंडीशंस, यानी कि वहां पर पानी भरा होता है उसकी वजह से ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है। इम्परवियस से सॉइल पेरेंट मटेरियल, लेक ऑफ एरिएशन, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी मतलब सिंपल शब्दों में देख लीजिए रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोमॉर्फिक यानी पानी भरी हुई सॉइल की बात करें, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स विल बी डेवलप्ड ड्यू टू द ग्लेइजेशन प्रोसेस। हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल के बनने का कारण ही ग्लेइजेशन ही होता है। अंडर द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन, यानी वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, डिप्लीशन का मतलब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आयरन कंपाउंड जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो काम की बातें हैं हाईलाइट कर रखा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पानी भरा होने की वजह से वहां जो आयरन प्रेजेंट होता है इसका रिडक्शन हो जाता है, और आयरन का रिडक्शन होने की वजह से जो सॉल्युबल फेरस फॉर्म होती है, मोस्ट ऑफ द आयरन एग्जिस्ट एज ए फेरस ऑर्गेनो कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है? फेरस ऑर्गेनो कॉम्प्लेक्स, जो ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है, ग्रे कलर प्रोवाइड करवाता है सॉइल के अंदर। इन सॉल्यूशन और एज ए मिक्सचर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड फेरिक और फेरस हाइड्रोक्साइड्स विच इम्पार्ट ए टिपिकल, या तो ब्लूइश कलर देता है या ग्रे कलर देता है, जिसको आप जी से डिनोट करते हो, ये चीज ध्यान रखना। या तो ब्लूइश यानी
ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा या ग्रे कलर प्रोवाइड कराता है, जिसको हम ग्लेस होराइजन जी से इंडिकेट करते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स ग्लेजिएशन प्रोसेस से होती है। ग्लेजिएशन प्रोसेस क्या होती है? ग्लेजिएशन प्रोसेस का मतलब होता है जब सॉइल वाटरलॉग कंडीशन में होती है तो सॉइल के अंदर नीचे की तरफ ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर ऑक्सीजन होता तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है रिएक्ट करके, फेरस ऑक्साइड, हेमेटाइट, लिमोनाइट बनाता। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आयरन का रिडक्शन होता है और वो ऑर्गेनो कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से ब्लू या ग्रे कलर का होराइजन डेवलप होता है। उसको ग्लेस होराइजन जो जी से इंडिकेट करते हैं, इसका मुख्य कारण होता है रिडक्शन ऑफ आयरन और इसी से बनती है हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो अगला आ जाता है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन का मतलब होता है अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें तो अगर किसी सॉइल के पार्ट के अंदर होराइजन में सॉल्ट का अकुमुलेशन हो रहा है तो उसको सैलिनाइजेशन बोलते हैं। और इससे जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो सॉइल होती है सैलाइन सॉइल बनती है। यानी हम सिंपल शब्दों में कहें तो सैलिनाइजेशन का मतलब अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट। द प्रोसेस अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट सच एज सल्फेट, यानी याद रखना ये सल्फेट और क्लोराइड की बात कर रहा है। जैसे हम ये कहना चाहते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम के सल्फेट और क्लोराइड के सॉल्ट्स यहाँ पर अकुमुलेट हो जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम के इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सैलिक होराइजन, और इसको जेड से इंडिकेट करते हैं। तीन चार चीजें हो गई है। एक हो गया है कैल्सिक होराइजन दैट इज डिनोटेड बाय के, एक होता है आपका जो ग्लेई होराइजन दैट इज डिनोटेड बाय जी। अब आ जाता है आपका सेलिक। मैंने पहले भी कहा था कि सेलाइन सॉइल्स के अंदर जो होराइजन होता है दैट इज सेलिक, और इसको डिनोट करते हैं बाय द जेड। चार नाम हो चुके हैं, चारों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम ये कह रहे हैं इससे सेलिक होराइजन का फॉर्मेशन हो जाता है लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द सेलाइन सॉइल, और इससे ही बनती है सेलाइन सॉइल। सिंपल शब्दों में इतनी सी बात याद करनी, अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल। और ये सॉल्ट होते हैं सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स फॉर्म अंडर द एरिड क्लाइमेट। याद रखना सेलाइन सॉइल जनरली एरिड क्लाइमेट में ही होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होगा वहां पर तो ये सॉल्ट पानी में घुलकर इनकी लीचिंग हो जाएगी और सेलाइन एल्कलाइन सॉइल बनेगी ही नहीं, सेलेनाइजेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब कहाँ होगा? ये सेलेनाइजेशन वाली प्रोसेस केवल एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में होती है, जहां पर इवोपरेशन लॉसेज आर मोर देन द प्रेसिपिटेशन, यानी कि जहां पर पानी उड़ता ज्यादा है और बारिश कम होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होना और इवोपरेशन का मतलब पानी का उड़ना। जहां पर इवोपरेशन ज्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होती है, सॉल्ट्स रिलीज ड्यूरिंग द वेदरिंग एंड अकुमुलेटेड इन सॉइल। जब सॉइल की वेदरिंग होती है तो सॉल्ट रिलीज होते हैं और सॉइल के अंदर इनका अकुमुलेशन हो जाता है। एरिया हैविंग द हाई ब्रैकिस ग्राउंड वाटर। ब्रैकिस ग्राउंड वाटर का मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे समुद्र का पानी होता है ना बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर, उसको बोलते हैं ब्रैकिस वाटर। तो ऐसा एरिया जहां का ग्राउंड वाटर में सॉल्ट ज्यादा है वहां पर ये प्रोसेस ज्यादा होती है, जहां का वाटर टेबल हाई होता है। तो एरिया हैविंग द हाई ब्रैकिस ग्राउंड वाटर एंड डिप्रेशन लैंड्स एंड पुअर ड्रेनेज कंडीशंस आल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेलाइन सॉइल। और याद रखना यही तीनों चारों कारण जब मैं सेलाइन सॉइल्स पढ़ाऊंगा तब वो आपको यही चीजें वापस रिपीट होकर आएगी कि सेलाइन सॉइल्स के फॉर्मेशन का कारण क्या है। तो पहला कारण होता है एरिड क्लाइमेट, दूसरा होता है हाई ग्राउंड वाटर, उसका तीसरा होता है पेरेंट मैटर कि पेरेंट मैटर में अगर मान लीजिए ज्यादा है। तो वही तीनों चारों चीजें आपको घूम फिर के यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। तो दैट इज सैलिनाइजेशन, जिससे सेलाइन सॉइल बनती है। अगला आता है एल्केलाइजेशन, इसी का दूसरा नाम होता है सोलोनाइजेशन। याद रखना एक कंसेप्ट दे रहा हूं, एक तो होता है सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल के अंदर अकुमुलेशन होता है सॉल्ट का ज्यादा। एक होती है एल्केलाइन सॉइल, जहां एल्केलाइन वर्ड आ जाए वहां दिक्कत होती है सोडियम की। और ये सोडियम जो है ये याद रखना प्योर फिजिकल कंडीशंस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको याद हो तो सॉइल फिजिक्स पढ़ाई थी, तब आपको जब मैंने मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट्स पढ़ाया था जिसमें हमने टेक्सचर डिटर्मिनेशन किया था, तो वहां पर आपको याद हो तो क्ले पार्टिकल्स के डिस्पर्जन के लिए हमने सोडियम का ही उपयोग किया था, आपको याद ही होगा। सोडियम जिसको कॉलेगन सॉल्यूशन भी नाम दिया था हमने,
तो वही सोडियम अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो पुअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल की स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्ट्रक्चर खत्म हुई तो उसमें एरिएशन कम हो जाता है, मिट्टी एकदम दलदली हो जाती है और वहाँ की जो कंडीशंस है जिसमें मतलब बारिश होने पर वाटर का लीचिंग नहीं होती है, सॉल्ट अकोमुलेशन हो जाता है और बन जाती है एल्केलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल की फिजिकल कंडीशन पुअर नहीं होती है, फिजिकल कंडीशन एल्केलाइन सॉइल की पुअर होती है। तो एल्केलाइजेशन का मतलब याद रखना अकोमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, की सोडियम के आयंस इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं एल्केलाइजेशन और इससे बनती है एल्केलाइन सॉइल्स। एक्सचेंजिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्ले रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केली सॉइल्स, जिसको सोडिक और सोलोनड्स कहते हैं, इसको सोडिक भी बोलते हैं और सोलोनड्स भी बोलते हैं। These soils are also called black alkali soils। ये सारे नाम आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एल्केलाइन सॉइल पढ़ाऊंगा तो इसको सोडिक सॉइल बोलते हैं, सोलोनड्स बोलते हैं, हिलगार्ड और गैद्रोइड के अकॉर्डिंग इसको ब्लैक एल्केली सॉइल बोलते हैं, सेलाइन सॉइल को व्हाइट एल्केली बोलते हैं। यहाँ पर जो पीछे सेलाइन सॉइल्स बनती है ना इसको बोलते हैं व्हाइट एल्केली। क्यों? यहाँ साल्ट होता है इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट एल्केली सॉइल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्लैक एल्केली सॉइल क्योंकि इनका कलर थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है, उसका भी कारण होता है वो भी समझाऊंगा। मोस्टली कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। देखो याद रखना पीछे सेलाइन सॉइल के अंदर सल्फेट के और क्लोराइड के सोल्ट थे, लेकिन एल्केलाइन जो सॉइल्स होती है उनमें कार्बोनेट के और बाई कार्बोनेट के सोल्ट होते हैं, उसकी वजह से इनका पीएच क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और ये होते हैं सोडियम के और वहाँ आपको याद होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट थे। लेस अमाउंट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत कम होती है, दैट इज कॉल्ड एल्केलाइजेशन। आपको पूछे कि इसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए तो याद रखना इसके लिए भी क्लाइमेट चाहिए होता है एरिड एंड सेमी एरिड। ध्यान रखना एरिड और कौन सा चाहिए, सेमी एरिड क्लाइमेट चाहिए होता है जो सैलिनाइजेशन के अंदर होता है। अगली प्रोसेस आती है दैट इज पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल, कि सॉइल का एकदम मिक्सचर होना, मिक्स होना बोलाता है पेडोटर्बेशन। बोले सर मिक्सिंग का क्या मतलब है? मतलब जैसे ये मान लीजिए सॉइल प्रोफाइल है और इस सॉइल प्रोफाइल में ये ए ई बी सी अलग अलग होराइजन्स है। अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस हो कि इन होराइजन्स की सॉइल आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोटर्बेशन। होराइजन्स की सॉइल के आपस में मिक्स होने के अनेक कारण हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, या फिर बात करें तो जो बिल बनाने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे आपका चूहा हो गया, आंट्स हो गई, ये हो सकता है क्योंकि मिट्टी खोद के बाहर ले आएंगे, बिल वापस बंद हो जाएगा, फिर मिट्टी खोद के बाहर लाएंगे, कंटिन्यूअसली मिक्सिंग होती रहती है सॉइल की। उस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोटर्बेशन, यानी मिक्सिंग ऑफ सॉइल मटेरियल। सॉइल का मटेरियल का जो मिक्सिंग होता है उसको बोलते हैं पेडोटर्बेशन। और इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें नहीं हो सकती है, सर्दियों की वजह से भी हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, क्ले फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। तो जहां पर क्ले कंटेंट हाई होता है ब्लैक सॉइल के अंदर जिसमें क्रैक्स आते हैं उनमें क्ले की वजह से भी मिक्सिंग होती रहती है। तो अलग अलग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के मिक्सअप के लिए, इसीलिए टाइप ऑफ पेडोटर्बेशन बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। फोनल पेडोटर्बेशन, फ्लोरल पेडोटर्बेशन, आर्जिलिक पेडोटर्बेशन और एक होता है क्रिप्टो पेडोटर्बेशन या जिसको क्रायो पेडोटर्बेशन बोलते हैं, यानी लो टेम्परेचर की वजह से जो होता है, जहां टेम्परेचर बहुत लो होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की वजह से हो जाता है। आर्जिलिक का मतलब होता है क्ले की वजह से होता है। तो देखो फोनल पेडोटर्बेशन का मतलब होता है जब सॉइल का मिक्सअप सॉइल फोना की वजह से हो रहा है। फोना का मतलब जैसे आपका केचुआ हो गया, आंट्स हो गई, रोडेंट्स हो गए जो बिल बना रहे हैं, ऐसे जानवर्स या जो माइक्रो सॉइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से अगर होता है तो उसको बोलते हैं सॉइल फोना, जिसमें मैंने आपको नाम बता दिया रोडेंट्स, आंट्स, या फिर हम बात करें आपका जो रैबिट खरगोश हो सकता है और भी जो बिल बनाते हैं जनरली वो होता है सॉइल फोना। और इनकी वजह से अगर मिक्सिंग होती है तो उसको बोलते हैं फोनल पेडोटर्बेशन। मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय द एनिमल्स अगर होती है तो उसको बोलते हैं। फ्लोरल का मतलब होता है जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस की वजह से या फिर प्लांट रूट्स की वजह से, इनकी वजह से होती है तो उसको बोलते हैं फ्लोरल पेडोटर्बेशन, मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय द प्लांट्स।
आर्जिलिक पेडियोटर्वेशन का मतलब होता है कि आर्जिलिक होराइजन होता है जो जनरली बना होता है क्ले का। किसका बना होता है? क्ले का। तो इसमें याद रखना, मिक्सिंग बाय द चर्निंग प्रोसेस कॉज्ड बाय द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द क्ले, कि क्ले की वजह से हो। वर्टिसोल जो होता है ये ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि वर्टिसोल सॉइल ऑर्डर के अंदर आपका आर्जिलिक पेडियोटर्वेशन होता है। क्ले की वजह से अगर सॉइल की मिक्सिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड आर्जिलिक पेडियोटर्वेशन। ये जनरली ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। और क्रायोपेडियोटर्वेशन का मतलब होता है टेम्परेचर की वजह से, जैसे फ्रोस्ट चर्निंग ओनली इन द जेली सॉइल। क्यों? क्योंकि जो जेली सॉइल सॉइल ऑर्डर होता है ये याद रखना आपका जो कोल्ड एरिया होता है केवल वही प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्रायोपेडियोटर्वेशन ऐसी जगह होता है जहां का टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, वहां पर क्रायोपेडियोटर्वेशन होता है। तो मिक्सिंग ड्यू टू द फ्रीजिंग एंड थाविंग ऑफ मटेरियल की मटेरियल जम जाए और फिर वापस से पिघल जाए, बर्फ जम रही है और पिघल रही है, ऐसा होने की वजह से जो मिक्सिंग होती है दैट इज क्रायोपेडियोटर्वेशन। तो क्रायोपेडियोटर्वेशन खुद 4 टाइप का होता है। पेडियोटर्वेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और ये टाइप होते हैं फॉर फोनल, फ्लोरल, आर्जिलिक एंड क्रायोपेडियोटर्वेशन। क्रायो का मतलब टेम्परेचर से होता है, आर्जिलिक का मतलब क्ले से होता है, फ्लोरल का मतलब प्लांट से होता है, और फोनल का मतलब होता है एनिमल्स के द्वारा ये मिक्सिंग ऑफ सॉइल होती है। अब बात करते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट, जो कुछ और इंपॉर्टेंट पेडोजेनिक प्रोसेस होती है उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस सारी पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल से लिखेंगे। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ लाइम। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, ऑफ लाइम मतलब चूने का। तो रिमूवल इन सॉल्यूशन ऑफ लाइम फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड इट्स partial or total accumulation in the lower part, the process leads to formation of canker nodules या calcic horizon। सिंपल सी बात है भैया कि ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलोकेशन ऑफ लाइन का मतलब है जहां ऊपर पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना था अब वो पानी के साथ घुलकर नीचे जाता है, वो नीचे जाकर एक परत बना लेता है। तो इसको एक तो क्या नाम देते हैं हम, इसको एक तो कैंकर नोड्यूल्स, बहुत बार आता है ये कैंकर नोड्यूल्स वाला सवाल कि कौन सी सॉइल्स के अंदर ये बनता है, या इसकी वजह से कैल्सिक होराइजन बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। आसान प्रोसेस है। लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पानी के साथ घुलकर नीचे जाना, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व होना फिर उसके साथ नीचे चले जाना, दैट इज लीचिंग। तो रिमूवल ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट लीच आउट हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। तो रिमूवल इन सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द सॉइल, जैसे सॉल्यूबल सॉल्ट जो घुलनशील लवण होते हैं पानी में घुलकर नीचे जा रहे हैं उसको बोलते हैं लीचिंग। अगला आता है क्ले माइग्रेशन और इसी को बोलते हैं लेसी वेजेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बेटा स्टार लगा लेना, ये आपके प्री पीजी में भी 2-3 बार पूछ लिया है और आईसीआर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें भी लेसी वेजेज को बहुत बार पूछ लिया है। इसका मतलब होता है क्ले माइग्रेशन, यानी कि पता चले कि क्ले जो ऊपर सॉइल में थी वही क्ले नीचे की तरफ चली जाए, यानी क्ले एक जगह से दूसरी। माइग्रेशन वर्ड आपने सुना होगा, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी से बीएससी करते हो, अब आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे क्ले माइग्रेशन का मतलब होता है क्ले का एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी प्रवास, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं माइग्रेशन, माइग्रेट होना, ठीक है। तो क्ले माइग्रेशन का मतलब होता है क्ले का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे मान लीजिए सॉइल प्रोफाइल है, पता चला कि यहाँ पर जो क्ले थी अब वो नीचे पहुंच गई है, तो इसको बोलते हैं लेसी वेजेज या क्ले माइग्रेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ क्ले पर्टिकुलरली ऑफ फाइन क्ले इन सस्पेंशन फ्रॉम द अपर पार्ट, कहाँ से जाती है, अपर पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड अक्यूमुलेटेड इन द लोअर पार्ट, कि ऊपर वाले पार्ट में जो फाइन क्ले थी वो घुलकर नीचे जाकर अक्यूमुलेट हो जाए, उसको बोलते हैं क्ले माइग्रेशन या लेसी वेजेज। और ये जो लेसी वेजेज टर्म थी ये दी थी आपका जो डच्चाफोर थे उन्होंने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेसी वेजेज टर्म्स गिवन बाय दे, तो याद रखना है डच्चाफोर के द्वारा गिवन टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगली टर्म आ जाती है ब्राउनिफिकेशन और रूबिफिकेशन। फिर क्लियर करता हूं, एक के ही अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राउनिफिकेशन भी इसको बोलते हैं, रूबिफिकेशन भी इसको बोलते हैं और फेरुजनाइजेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो एक के ही अलग अलग नाम है, आप लोग ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ कहीं,
तो ध्यान रखना, अगर आपको ब्राउनिफिकेशन पूछेगा या रूबिफिकेशन पूछेगा और अगर आपको फेरोजेनाइजेशन पूछेगा तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फेरोजेनाइजेशन में तो साफ साफ फेरस Fe की बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों भी इसी के नाम है, ब्राउनिफिकेशन या रूबिफिकेशन। इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम द प्राइमरी मिनरल्स एंड देयर डिस्पर्सल एज coating on the soil particle or as a complex with organic material or as a discrete aggregate to impart a brown to red color to the soil। सिंपल सी बात है, इस कहानी को छोड़ दो, मैं बताता हूँ आसान शब्दों में, समझ लीजिए। ब्राउनिफिकेशन, रूबिफिकेशन और फेरोजेनाइजेशन का मतलब होता है आयरन की बात करें, हम ये कह रहे हैं कि कोई मिनरल था, कोई भी मिनरल था, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट था, इसकी हुई वेदरिंग जिसकी वजह से आयरन रिलीज हो गया, मिनरल की वेदरिंग से आयरन रिलीज हो गया सॉइल के अंदर। अब यही आयरन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन होकर बाद में जो सॉइल के पार्टिकल्स थे उनके ऊपर ये कोटिंग करता है। कोटिंग का मतलब है इसके चारों तरफ ये अपनी एक लेयर बना लेता है, और जो लेयर हमें पता है आयरन से हेमेटाइट बनता है और उसका कलर होता है रेड, तो इसकी वजह से सॉइल का कलर रेड रेड हो जाता है, क्योंकि इस सॉइल के अंदर जो मिनरल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, उनके ऊपर आयरन का ऑक्साइड की एक कोटिंग हो गई है। क्लियर है? आयरन का रिडक्शन होकर जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बना था उससे ब्लू कलर डेवलप हुआ था, ग्रे ब्लू कलर। और यदि आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो रेड कलर, दो डिफरेंट है, एक तरफ रेड होता है एक तरफ ब्लू। अगर रिडक्शन किया तो ब्लू ग्रे, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो रेड कलर। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, यहां क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, कोटिंग ऑन द सॉइल पार्टिकल्स की सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग कर लेता है और फिर आपको रेड कलर दे देता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउनिफिकेशन, रूबिफिकेशन। ब्राउनिफिकेशन बोलते हैं क्योंकि ये कलर ब्राउन भी होता है, रेड भी होता है, ठीक है। एक रूबिफिकेशन और फेरोजेनाइजेशन का मतलब फेरस की वजह से। अगला होता है रेग्यूर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिटिवली या यूं कहें इंटेंसिटी डार्क कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मेक्टाइड क्ले एंड ह्यूमस। इट इज डोमिनेट प्रोसेस इन द ब्लैक कॉटन सॉइल। वैसे आपने अक्सर नाम सुना होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल का ही नाम रेग्यूर सॉइल होता है। ये जो नाम आप देख रहे हो रेग्यूर, जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट होती है सॉइल, इसका ही नाम होता है ब्लैक कॉटन सॉइल को बोलते हैं रेग्यूर सॉइल, ठीक है। ये कॉटन के लिए अच्छी होती है इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। वैसे इसका नाम होता है ब्लैक सॉइल, इसी को बोलते हैं रेग्यूर। बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है अपने इंडिया के रेफरेंस से बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डार्क कलर की, ऐसी सॉइल बनना जिसके अंदर जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा डार्क है, और डार्क होने का कारण होता है ह्यूमस और एक क्ले होती है स्मेक्टाइड क्ले। स्मेक्टाइड एक ग्रुप है जिसमें मोंट मोलनाइट, बीडेनाइट, नॉन्ट्रोनाइट, इस 3-4 जो मिनरल होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मेक्टाइड मिनरल और ह्यूमस होता है इसकी वजह से जो डार्क ब्लैक कलर की सॉइल बनती है, इसके बनने की प्रोसेस को बोलते हैं रेग्यूर फॉर्मेशन। तो अब ध्यान रखना, ब्लैक कॉटन सॉइल को रेग्यूर सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फॉर्मेशन की जो बनने की क्रिया थी, इसके कलर डेवलपमेंट की, उस प्रोसेस को रेग्यूर फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है मामला? अब आता है स्पेसिफिक पॉइंट जो कुछ वॉल्ड एट ऑल 1973 जो थे उन्होंने कुछ मेजर पॉइंट्स रिकॉग्नाइज किए थे कि भैया सॉइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑर्गेनिक होराइजन्स बनते हैं, जिनके बनने के पीछे जिम्मेदार जो चीज़ें होती है वो ध्यान रखना, जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसा होता है। यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट में याद रखना, बोल एट ऑल ने 1974 में कहा कि फॉर मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनिक होराइजन। देखो सॉइल में ऑर्गेनिक होराइजन तो बनता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन इन्होंने एक चीज स्पेसिफाई की कि सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक होराइजन्स बनते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें आप लोग जैसे मूल, मोर नाम पढ़ रहे होंगे। तो ये कैसे बनते हैं इनके बारे में एक एक चीज करके हम स्टडी कर लेते हैं। जनरली आपने मूल और मोर 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनमें से भी हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मोर क्या होता है, याद रखना, मोर, मूल और आपका जो स्वाड और ऑर्टेरड होते हैं, ये चारों के चारों ऑर्गेनिक होराइजन है। याद रखना, ऑर्टेरड, स्वाड और आपका मूल और मोर, ये चारों के चारों ऑर्गेनिक होराइजन है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला है मोर रेफर्स टू सरफेस सॉइल होराइजन। पहली काम की बात आ जाती है
कि ये सरफेस सॉइल होराइजन है, क्योंकि सॉइल में होराइजन्स भी दो टाइप के होते हैं, एंडोपेडोन और एपिपेडोन। ऐसे होराइजन जो सरफेस पे बनते हैं और ऐसे होराइजन्स जो आपकी सब सरफेस सॉइल में बनते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मोर होता है ये सरफेस सॉइल होराइजन है, पहली बात समझ में आ जानी चाहिए सबके। ये डेवलप्ड क्यों होता है? ये डेवलप होता है अंडर द एसिडिक लिटर। लिटर का मतलब होता है जैसे गाय भैंस के नीचे आप ऑर्गेनिक मैटर बिछाते थे ना, एनिमल में लिटर पड़ा होगा, तो हम ये बात कर रहे हैं लिटर का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, कि जो एसिडिक नेचर का ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी वजह से ये बनता है। एंड ह्यूमस फ्रॉम कॉनिफेरस वेजिटेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां एक नाम आ रहा है कॉनिफेरस। पीछे हमने पोर्जुलाइजेशन में पढ़ा था कि कॉनिफेरस जिम्मेदार होती है, कॉनिफेरस वेजिटेशन जो होती है एसिडिक नेचर की होती है, जबकि एक वेजिटेशन हमने जो स्टडी की थी ब्रॉड लीफ वेजिटेशन ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, उसका बेसिक नेचर था। हम यहाँ कह रहे हैं कि सरफेस पे बनेगा और एसिडिक जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी वजह से बनेगा, और एसिडिक ऑर्गेनिक मैटर का रोल कौन करता है? कॉनिफेरस वेजिटेशन करती है। एंड हेल्थ वेजिटेशंस वर फंगी, यानी कि जो फंजाई होती है उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होती है। तीन चीज़ें आप लोगों को यहाँ ध्यान देनी है कि मोर क्या होता है। बोले मोर के बनने के लिए फंजाई जिम्मेदार होती है, पहली बात। कॉनिफेरस वेजिटेशन एसिडिक वेजिटेशन होती है, और ये सरफेस पे बनने वाला होराइजन है। मतलब आपको कोई पूछे मोर क्या होता है, बोले सरफेस होराइजन है, एसिडिक ऑर्गेनिक मैटर से बना है, और फंजाई इसके फॉर्मेशन के लिए यूं कहें फंजाई इसमें डोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा होता है मूल, ध्यान रखना, याद रखना ये बनता है फॉरेस्ट सॉइल में। इसको AH, AH का मतलब ध्यान रखना होता है न्यूली फॉर्म्ड होराइजन जो होता है उसको AH से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे आपको AH वर्ड दिखे तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि न्यूली फॉर्म्ड होराइजन है। ए होराइजन के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर से बनने वाला न्यूली होराइजन है उसके लिए हम इस तरीके का इंडिकेशन यूज करते हैं, न्यू फॉर्मेशन होराइजन के लिए यूज करते हैं। तो मूल जो होता है याद रखना ये होता है फॉरेस्ट सॉइल होराइजन है, is of ultimately mixed mineral matter and amorphous humus. It is slightly acidic and best developed under the base rich litter. याद रखना ये कैसी कंडीशन में बन रहा है? ये आपकी बेस रिच लिटर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसका खुद का नेचर बेसिक होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले की बात कर रहे हैं, मोर आपका टेम्परेट क्लाइमेट में बनता है, मूल आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बनता है, यानी जहाँ की वेजिटेशन बेसिक नेचर की होगी। इसके अंदर जनरली बैक्टीरिया जो है वो डोमिनेंट होता है। एसिडिक कंडीशन में सबसे एक्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फंजाई होता है। ये सवाल बहुत बार आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट डोमिनेट इन एसिडिक कंडीशन, दैट इज फंजाई। और याद रखना जो बैक्टीरिया होता है ये न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में होता है, एसिडिक कंडीशन में बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो पहली चीज फंजाई डोमिनेंट है, कॉनिफेरस वेजिटेशन होगी, सरफेस पे बनेगा, मूल जो होता है वो फॉरेस्ट सॉइल में बनेगा, बैक्टीरिया डोमिनेंट होगा और बेसिक ऑर्गेनिक मैटर से ये बनेगा। स्वाड का मतलब होता है डोमिनेंटली इन द राइजोजीनियस AH होराइजन, यानी कि प्लांट रूट वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं राइजोजीनियस AH। AH का मतलब न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिक होराइजन की हम बात कर रहे हैं। तो राइजोजीनियस जो AH होराइजन होता है ये रूट एरिया के अंदर बनेगा, पहली बात है। लेकिन ये बनता है ग्रास लैंड के अंदर, पहला बना जहां की वेजिटेशन एसिडिक है, कॉनिफेरस वेजिटेशन में। मोर मूल कहां बना? ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां की वेजिटेशन बेसिक है, या यूं कहें फॉरेस्ट, जंगलों में फॉरेस्ट वाला एरिया, वहां मूल बना। और स्वाड जो बन रहा है वो बन रहा है ग्रास लैंड में। क्लियरली निकल के आ गया। यहां है जू जीनस मूल होराइजन ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल, यानी हम ये कह रहे हैं जू जीनस का मतलब होता है ऐसा होराइजन जो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है, यानी कि जो जिंदा जीव होते हैं उनकी वजह से कोई चीज बनती है, उसको बोलते हैं जू जीनस। याद रखना ये एक प्रकार का मूल होराइजन होता है, क्योंकि ये भी कहाँ बनता है? फॉरेस्ट सॉइल्स में बनता है। लेकिन ज्यादातर कहाँ? आपको ग्रासलैंड्स के अंदर आपको ये प्रेजेंट या मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रासलैंड्स के अंदर हमें मिलेगा। और राइजोजीनियस AH होराइजन है जिसको जू जीनस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से बनाया जाता है। और ट्रेड का होता है इज ए ह्यूमस रिच बी होराइजन। अब तक सारे होराइजन्स में आपने एक वर्ड यूज किया था AH। ए का मतलब था ए होराइजन, एच का मतलब न्यूली डेवलप होराइजन था। ये कौन सा होराइजन था?
न्यूली डेवलप आपका ये होराइजन था, कोई कंफ्यूजन आपको थी नहीं क्यों न्यूली डेवलप था, लेकिन पहली बार आप पढ़ रहे हो बी होराइजन, यानी याद रखना ऑर्टरेट जो होता है ये बी होराइजन है। तो मूल, मोर और आपका स्वाड, ये 3 होराइजन्स ए में बनेंगे, जबकि आपके बी होराइजन के अंदर बनता है ऑर्टरेट। और याद रखना ये पोर्टजोल जो सॉइल्स होती है वहां बनता है, और पोर्टजोल सॉइल जो होती है वो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं होती है, यानी ये वाला होराइजन, ऑर्गेनिक होराइजन भी हमारे यहाँ नहीं बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सॉइल अंडर द पाइन वेजिटेशन डेवलप्ड इनटू द स्पोडोसॉल, यानी स्पोडोसॉल की बात करें तो वो, एक मिनट, ठीक है। तो पहला, सॉइल अंडर पाइन वेजिटेशन डेवलप्ड इनटू द स्पोडोसॉल, यानी पाइन वेजिटेशन वाली वेजिटेशन जहां होती है वहां स्पोडोसॉल सॉइल ऑर्डर डेवलप होता है। सॉइल अंडर द ग्रासलैंड वेजिटेशन वहां मोलिसॉल, इसको नोट कर लेना, मोलिसॉल किस में होता है, ग्रास लैंड वाले में होता है, ध्यान रखना। मोलिसॉल कहाँ होता है, ये सवाल आया हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होराइजन होता है मोलिसॉल, ध्यान रखना, कृषि के लिए अच्छा होराइजन होता है मोलिसॉल, इसमें ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है ये भी। तो ग्रासलैंड वेजिटेशन जहां होती है वहां मोलिसॉल बनता है, और पाइन वेजिटेशन में स्पोडोसॉल बनता है। न्यू होराइजन डेजिग्नेटेड एज ए फर्स्ट, एक तो आप इसको कह सकते हो ए आई, जो न्यूली डेवलप अभी अभी बना होराइजन उसको ए आई, या फिर कह सकते हो ए एच, ठीक है, न्यूली डेवलप के लिए बार बार यूज कर रहे थे। न्यू होराइजन्स डेजिग्नेटेड फॉर A2 एंड E, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए होराइजन के अंदर ए आई जो ऊपर बन रहा है, और A2 फर्स्ट, ए और 2 ऊपर वाले को AH बोलते हैं, नीचे वाले को E बोलते हैं। ये कल आपको मैंने एलिवेशन प्रोसेस से बताया था, वो वाली चीज है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस तरह से आपका सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सॉइल टेक्सोनॉमी की, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच।